इक्वल डिस्टेंस पर रखी n प्लेटों से एक कैपेसिटर का कंस्ट्रक्शन करना है। उनको एक अल्टरनेट ऑर्डर में रखना है। अगर दो प्लेट के बीच में जो कैपेसिटेंस है वो C है, तो फिर रिजल्टेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। आज के सभी क्वेश्चंस को पॉज करके एक बार खुद से ट्राई ज़रूर कर लेना, जिससे आप अपने आप को एवेल्यूएट कर पाओ, क्योंकि अब 4 तारीख को जिसका पेपर है तो अब कुछ ही दिन बचे हैं। मतलब आज के क्वेश्चंस आप अगर सभी खुद से कर लेते हो तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ एग्ज़ाम देने जा सकते हो। आपको कोई रोक नहीं सकता फिजिक्स में। तो क्या होता है, अब एक बात बताओ, अगर मैं 3 प्लेट यहाँ पे लूँ तो कितने पेयर बनेंगे, कितने समांतर प्लेट संधारित्र बन सकते हैं। एक ये इन दो के पेयर से, एक इन दो के पेयर से बन सकता है। यानी कि अगर मैं 2 लेता हूँ तो एक बन सकता है। यानी कि 2 आपका प्लेट लेने से एक पेयर कहा जाता है, उससे एक कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनता है। यानी कि अगर n प्लेट्स हैं, कितना है, n प्लेट्स हैं, तो अगर 3 थी तो 2 बने, 4 थे तो 3 बनते, क्योंकि 2 के पेयर से एक बनता है, 1 2 3। सिमिलरली अगर n प्लेट्स हैं तो कैपेसिटर कितने बनेंगे, n-1 बनेंगे। ठीक है। अब ईच का जो कैपेसिटेंस है वो C है और पैरेलल में सभी जुड़ जाते हैं, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, n-1 C हो जाएगा। कैपेसिटर के केस में पैरेलल में सभी जुड़ते चले जाते हैं, तो n-1 पेयर बनेंगे, n-1 कैपेसिटर बनेंगे। हर का अगर प्रत्येक का जो कैपेसिटेंस है वो C है, तो ओवरऑल रिजल्टेंट ये क्वेश्चन मैं आप बता रहा हूँ जितने क्वेश्चन, अब मैं ऐसा वैसा तो कुछ कराऊंगा नहीं, क्योंकि मुझको भी पता है 4 दिन हैं बचे हुए हैं पेपर को। आपको अब कुछ ऐसी चीज़ें आपको करानी है जिनके चांसेस डेटा भी चेंज ना हो, ऐसे आने के हों, 90% चांस हो इन क्वेश्चन के आने के। तो इन क्वेश्चन को स्पेशली ये सीरीज जो इस वीक मैंने कराई है उसको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। सेकेंड क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है ऑप्टिकल फाइबर के कम्युनिकेशन में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। मतलब इसमें 3 सही रहने वाले, एक गलत रहने वाला है, उसको हमें एलिमिनेट करना है। ठीक है। कई बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, बच्चा नहीं पढ़ता नहीं है और उसने डेफिनेशन बहुत अच्छे से पढ़ी है कि कोर जो है होमोजीनियस होते हैं, मतलब ये सही हो सकता है, क्लिक कर देगा। उसने सही नहीं पूछा, उसने गलत पूछा है, फॉल्स पूछा है, तो ये तो सही है ही, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर अगर आपने अच्छे से पढ़ा है TIR का। अब देखो सेकंड ऑप्शन है कि प्रकाशिक तंतु का जो अपवर्तनांक है वो ग्रेडेड फॉर्म में हो सकता है। देखो कभी कभी हिंदी गलत भी होती है, आपको इंग्लिश को प्रायोरिटी भी देनी होती है, इसमें ये प्रिंटिंग मिस्टेक है जहाँ से भी हमने लिया है। तो जो ग्रेडेड फॉर्म में हो सकता है, क्योंकि जब TIR होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू, तो वहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ग्रेडेड, यानी कि ये कंडीशन भी सही है। नेक्स्ट है कि प्रकाशिक तंतु यानी कि ऑप्टिकल फाइबर में एक्सटर्नल जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो डिस्टर्बेंस है वो हो सकता है। भाई जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है वो आपका जैसे फाइबर है ये, ठीक है, तो ये फाइबर के टोटल इंटरनली होता है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एक्सटर्नली कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर एक्सटर्नली इंटरफेरेंस होंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के तो वो एनर्जी लॉस बहुत करेंगे, लेकिन हमें इसमें क्या है, एनर्जी लॉस मिनिमम करना है, मिनिमाइज करना है, तभी तो वो मैक्सिमम लॉन्ग लास्टिंग हो सकता है। तो आपने देखा अब तो जियो फाइबर आने लगे हैं, अब देखो स्पीड 100 MB/s आ रही है, तो बाहर से अगर डिस्टर्बेंस होगा, इंटरफेरेंस होगा तो एनर्जी लॉस होगी, तो फिर वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो ये गलत है, जो बाहर से एक्सटर्नली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इंटरफेरेंस है वो नहीं होता है। डी ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर में हास मतलब एनर्जी लॉस जो है लगभग बहुत कम होता है, मतलब नगण्य का मतलब नेग्लिजिबल, तो ये भी सही है। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो क्वेश्चन है ये पूछा जा चुका है सेम ऑप्शन फ्रेमिंग के साथ। ठीक है। इसमें एक छोटी सी मिस्टेक है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर, वो आप सही कर लेना, बाकी आप ये चीज़ें याद रखना। और ये आपको डेफिनेशन से पहला पॉइंट आपको शायद क्लियर ना हुआ हो, तो आपने 12th में अच्छे से, मैं कंसीडर करके चलता हूँ कि 12th पास आउट हो तो आपने अच्छे से ये पूरा केस पढ़ा होगा कि होमोजीनियस कोर। अब मैं पूरा बता के आपको कराने लग जाऊँगा, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मुझे मैक्सिमम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करानी है एग्जाम तक, तो प्लीज़ कोऑपरेट करो। थर्ड क्वेश्चन है लिथियम, हीलियम और हाइड्रोजन, इनमें 2 से 1 के ट्रांजिशन के लिए वेवलेंथ का रेशियो फाइंड करना है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। सपोज इस क्वेश्चन में क्या है, ये मैं ग्राउंड स्टेट मान लेता हूँ, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मान लेता हूँ, तो इसके लिए n बराबर 1 होगा, इसके लिए n बराबर 2 होगा। इन चीज़ों से अफेक्ट नहीं पड़ेगा, बस आपको समझा रहा हूँ। क्यों अफेक्ट नहीं पड़ेगा वो भी बता रहा हूँ, क्योंकि तीनों के लिए ही उन्होंने जो ट्रांजिशन है वो 2 से 1 वाला है। ठीक है। जो ट्रांजिशन है वो ये है। अब फॉर्मूला क्या कहता है, 1 वेवलेंथ बराबर RZ² 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। अब ये बताओ, ये चीज़ हर सबके लिए सेम है, मतलब ये चीज़ भी कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट होता है, यानी कि लैम्डा को अफेक्ट कर रहा है उसका एटॉमिक नंबर का स्क्वायर, यानी कि वी कैन राइट इट एज लैम्डा इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जो केवल आपको इतना ही याद रखना है ऐसे क्वेश्चन के लिए। ठीक है। क्योंकि वो चीज़ें जो ये सबके लिए कांस्टेंट था, R सबके लिए सेम था, तो अब अगर ये चीज़ अफेक्ट कर रही है, मतलब आप सीधा लिख दो रेशियो 1/Z1 का, इसका लिथियम का कितना होता है 3, 3 का स्क्वायर 9, रेशियो 1/ हीलियम का कितना होता है 2, 2 का वर्ग 4। ठीक है। हाइड्रोजन का 1, 1 का वर्ग 1। अब ये रेशियो आपको कहीं डायरेक्ट नहीं दिख रहा है, आप जल्दबाजी में 9 4 1 ना लगा देना, जो कि आपको बी ऑप्शन में दिख रहा है।
अगर ये एक फ्रैक्शन की तरह से लिखे हुए हैं तो इसमें एक अंश में ऐसी संख्या से गुणा कर दो जो सारी चीज़ें हमारी कोऑपरेट हो जाएं। जैसे कि हम 36 से इन जो डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लो उससे सभी में गुणा कर दो। तो अगर हम 36 से प्रत्येक में गुणा कर दें, इसमें भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सभी रेशनलाइज रेशियो में है। तो इसको काट करोगे तो 4 बार आएगा, तो 4, इसको कट करोगे तो 9 बार आएगा और इसको 1 बार, यानी कि 4 9 36। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इनफैक्ट आज के सभी क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। ये चीज़ आपको जो सीनियर्स हैं उनको रियलाइज़ हो रही होगी, जो पेपर दे चुके हैं। जिन्होंने नहीं दिया है उनको रियलाइज़ हो जाएगी 4 और 8 नवंबर के बाद कि क्या मैंने कराया था और क्या अगर सीरियस नहीं लिया है तो अब की बार ले लोगे। ये तो हमें पता है कि सीरियस तो आपको लेना ही है अगर सिलेक्शन लेना है, बस ये है कि अगर अभी ले लेते हो तो सिलेक्शन इसी बार हो जाएगा। आज का 4th क्वेश्चन है कि एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, उसका हाफ एज दिया है टी हाफ 3.8 डेज, ठीक है। इसकी क्वांटिटी इनिशियली कितनी है, 10.38 है ग्राम। तो आफ्टर 19 दिन 19 डेज़ के बाद इसकी क्वांटिटी कितनी बचेगी। अब ये तो आपको सभी को पता है कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं उनका डिके होता रहता है टाइम टू टाइम। तो ये पूछा गया है कि 19 दिन के बाद वो डिके होके कितना बचेगा। 10 ग्राम था लगभग, 10.38 ग्राम। तो देखो ऐसा क्वेश्चन आपने करा तो है लेकिन वो सिंपल डेटा के साथ, लेकिन एग्ज़ाम में ऐसा डेटा आएगा जो आपको मजबूर कर सकता है कि आप इसको स्किप कर दें। तभी मैं प्रैक्टिस अगर करा दूंगा तो आप डेफिनेटली उसको स्किप नहीं करोगे। क्वेश्चन बहुत ईजी है, उसी फॉर्मेट पे है जैसे क्या मैंने बताया था। n = n जो इनिशियली था 1/2 का पावर t/t हाफ। ये फार्मूला हर बच्चे को पता हो, हर बच्चे के जहन में ये फार्मूला हो कि ये भी एक फार्मूला होता है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के लिए। n0 मतलब इनिशियली कितना था, n मतलब आफ्टर डिके कितना रह गया, ठीक है। ये डिके के बाद हमें निकालना है = n0 इनिशियली कितना था 10 ग्राम, 10.38 ग्राम था, इंटू 1/2। राइटिंग पे थोड़ा ख्याल रखना, 38 अब ऐसा बन गया है, 1/2 का पावर टी का मतलब कितना टाइम लगेगा। 19 दिन के बाद हमसे पूछा है कितना बचेगा, तो 19 ऊपर लिखा बटे टी हाफ मतलब अर्ध आयु उसकी कितनी थी 3.8 लिखा, ठीक है। अब जब आप इसको कट करोगे तो ये 0.2 बार, क्योंकि 19 दूना 38, तो 0.2 आया। 1/0.2 का मतलब 2 को अगर दशमलव लगाएंगे तो फाइनली 5 आ जाएगा, 1/2 की पावर 5। तो 1/2 की पावर 5 को हम 1/32 लिख सकते हैं। 1/32 का मतलब इसमें डायरेक्ट 32 से डिवाइड कर दो, मेरा आंसर आ जाएगा। यही तो है पूरा लोचा। अब 32 से डिवाइड करना है। अब आप एक बात बताओ, ऊपर जो लिखा है वो 32 का स्क्वायर लिखा है लगभग, क्योंकि 2 का पावर 5 32 होता है और 2 का पावर 10 जो होता है वो 1024 होता है। 1038 लिखा है मतलब लगभग 32 गुना ही लिखा है, यानी कि ये लगभग 3.32 आ जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। 5th क्वेश्चन है, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क है, इसका डायमीटर के अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आई है। अब देखो कैसा कंडीशन है मैं आपको बता दूं, एक डिस्क है, ठीक है। तो यहाँ पे ये डायमीटर, ये है डायमीटर के अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कितना है आपका, वो है आई। और हमसे पूछा है इसकी तल के लंबवत यानी कि परपेंडिकुलर परिधि के एक बिंदु पर, यहाँ किसी पॉइंट पे ये यहाँ पे बताना है। सपोज ये अगर वाई एक्सिस है तो, और ये जेड एक्सिस है, तो आई जेड, और यहाँ पे आई जेड अगर मान लें तो ये एक्स एक्सिस वाला हमें ये बताना है। अगर आपने फॉर्मूले अच्छे से पढ़े हैं तब तो आपके लिए बहुत ईजी है चीज़ें, क्योंकि डिस्क का क्या होता है mr²/4। मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है। ये डायमीटर के अलोंग जो कि कितना दिया गया है, आई दिया गया है। तो यहाँ से अगर हम mr की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करके mr² की वैल्यू निकालेंगे तो वो 4i मिल जाएगी। कितनी मिल जाएगी, 4i। अब हमें पता है जो पूछा गया है, जो रिक्वायर्ड है वो एक्स एक्सिस को, ठीक है। यहीं पे तो पूछा है ये एक्स एक्सिस वाला, तो क्या होता है 3/2 mr²। 3/2 mr² का वैल्यू 4i है, तो हमने 4i लिख दिया। तो यहाँ से इसको 2 से कट किया 2i से, तो हमारा 6i आ गया आंसर। लेकिन ये तब आ गया जब आपको याद था कि कहाँ पे क्या होता है, mr²/4 कहाँ होता है। अगर आपको निकालना भी था तो कोई इतना टफ डील नहीं थी। मैं आपको थोड़ा बता भी दूँ, अगर यहाँ पे ये आपका सपोज, ठीक है, ये डायमीटर के यहाँ पे दिया गया था ये वाई एक्सिस वाला आई वाई, और यहाँ पे आई एक्स हमें निकालना था। ये सेंटर पे अगर हम आई जेड मान लें तो आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी कि आई जेड बराबर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर आई वाई प्लस आई एक्स, ठीक है। अब इस पे रखोगे एक्स वाला mr², एक्सिस पे mr²/4 प्लस mr²/4, तो ये हमारा mr²/2 आएगा, mr²/2 आया, ठीक है। अब इसको हमें यहाँ शिफ्ट करना है तो mr²/2 में mr² जोड़ना पड़ेगा। तो जब हमने mr² जोड़ा तो फाइनली हमें कितना मिल गया, 3/2 mr²।
जो कि हमें निकालना ना पड़ता। अगर डायरेक्ट याद रहता तो हम सीधा मार्क्स कर सकते थे 3/2 जो रिक्वायर्ड है mr², और mr² की वैल्यू कितनी निकाली थी 4i, तो यहाँ पे 4i रखा, तो 2 से बस ये 2 काटने की देर थी और 6i हम आंसर हिट करके आगे बढ़ सकते थे। ये क्वेश्चन भी एक्सपेक्टेड है। 6th क्वेश्चन है, किसी तुला की भुजाओं की सहायता से, देखो समझ लो, अभी मैं विजुलाइज करा दूंगा। अगर जल में लटकी 2 वस्तुएं इक्विलिब्रियम में है, एक वस्तु का मास और डेंसिटी दिया हुआ है, दूसरी वस्तु का मास दिया है, डेंसिटी पूछा है, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बट बिफोर दिस मैं आपको अनअकैडमी के बारे में बता दूं। अनअकैडमी का लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे बहुत सारे एजुकेटर होते हैं जो फ्री कोर्सेज भी अपने डालते रहते हैं टाइम टू टाइम, एवरी वीक, और उनके पेड कोर्सेज भी होते हैं। तो आप उस प्लेटफॉर्म पे भी स्टडी कर सकते हो। यूट्यूब पे क्या है कि बहुत सारी चीज़ें और भी होती हैं पढ़ाई के अलावा, लेकिन अनअकैडमी का जो लर्निंग ऐप है वहाँ पे केवल लर्निंग होती है। आप जाके डाउनलोड करोगे, जब उसमें एयरफोर्स और नेवी कैटेगरी चूज़ करोगे तो फिर आपके सामने वही कोर्सेज आ जाएंगे फ्री और पेड वाले, जो एयरफोर्स और नेवी के लिए स्पेशली बने होंगे। तो अगर आप कोई कोर्स वहाँ पे खरीदते हो इन फ्यूचर, तो मेरा रेफरल कोड यूज कर लेना लक्ष्य12, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। मैं आपको पहले विजुअलाइज करा दूं। एक तुला का मतलब होता है जैसे एक कमानी, या जो जिसे हम वेट मशीन कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लटके हुए हैं 2 पिंड, ठीक है। इसका मास डेंसिटी गिवन है, इसका मास गिवन है, डेंसिटी पूछा गया है। कितना अच्छा क्वेश्चन। अब ये बताओ, अगर ये यहाँ पे लटके हुए हैं, ठीक है, इक्विलिब्रियम साम्य अवस्था में कब हो सकते हैं? अगर इसका जो अपरेंट वेट है और इसका अपरेंट वेट है वो इक्वल कर दें तो वो इक्विलिब्रियम में होंगे, साम्य अवस्था में होंगे। बस हमें यही समझना था। बाकी उसको आप अपरेंट वेट को कैसे इक्वेट करते हो, अब ये आप पे डिपेंड करता है। वो कैसे करेंगे, m1, ठीक है, ρ1 रो माइनस सिग्मा इज इक्वल टू m2/ρ2, ठीक है, आपका रो माइनस सिग्मा इंटू जी, एम रो जी कर दिया। अब अपरेंट है तो ये अफेक्ट हो जाएंगी चीज़ें। अब देखो m1 कितना था, m1 था 36, उसका डेंसिटी कितना था 9 था, इंटू दोनों का डिफरेंस, इसका तो 9 है और वाटर का कितना, सिग्मा का मतलब वाटर का डेंसिटी। अपरेंट तभी तो निकलेगा जब उसमें से वाटर का घटाएंगे, तो 9 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 8 इज इक्वल टू। अब इसको आप कितनी जल्दी कर पाते हो वो आप पे डिपेंड करता है। मैंने आपको समझा दिया था कि करना क्या है, 48 बटे इसका √2, यही तो हमें फाइंड करना है। x मान लेते हैं और यहाँ पे x माइनस ये 1 वाटर का 1 है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी नहीं करो, आप एक काम करो, इसको 4 बार कट कर दिया, ठीक है, और ये 32 हो गया। इधर क्या हो गया, 32 हो गया। उधर हमें 32 लाना है। कौन सा ऑप्शन हम उठाएं कि 32 दे दे? सबसे पहले हम अगर पहले ये फ्रैक्शन नहीं उठाते हैं, ठीक है, हम 5 उठाया, 5 में से 1 जाएगा, 4 बचेगा, 4 और 4 से कट जाएगा, पूरा 48 आएगा, नहीं आ सकता। हमने 3 उठाया, 3 में से 1 गया, 2 बचा, 3 में से 1 गया, 2 बचा, ठीक है, यहाँ पे 2 बचा। अब यहाँ 3 से इसको कट करेंगे, कितनी बार कट हो जाएगा 3 से, ये 16 टाइम्स, और 16 2 जा 32 दे रहा है, मतलब 3 हमारा ऑप्शन सेटिस्फाइड कर रहा है। मैं फिर बता रहा हूँ, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई मत करने लग जाना। आप क्या करना था इस क्वेश्चन में, हमें अपरेंट वेट इक्वल करने थे, हमने इक्वल कर दिए। आपने बहुत फिजिक्स पढ़ी है, अपरेंट वेट क्या होता है ये आपको समझाने की आई थिंक अब नीड नहीं होगी। अब लास्ट की कैलकुलेशन मिनिमाइज करना, आप ऑप्शन उठाओ, आपका सेटिस्फाइड कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन, एक वस्तु का टेम्परेचर केल्विन स्केल पर x केल्विन है तो फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा? लड़का जब मैं कहता हूँ तो मैं आई एम रेफरिंग टू 80% स्टूडेंट। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं, उनको पता होता है कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड एक ऐसा टेम्परेचर होता है। क्योंकि मैं लड़कों को फेस करता हूँ, कम्युनिकेट करता हूँ, उनसे इंटरेक्ट करता हूँ, तो मुझे पता है कि कॉमन मिस्टेक क्या आप लोग कर सकते हो। तो वो मिस्टेक मैं पहले बता देता हूँ, इसलिए उसके चांसेस बहुत कम हो जाए वहाँ पे करने के। 40 डिग्री एक ऐसा टेम्परेचर होता है जो डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन में इक्वल रहता है, लेकिन यहाँ पे फ़ारेनहाइट की बात करी गई है, तो 48 से कोई मतलब ही नहीं बनना चाहिए, ठीक है। आंसर तो याद हो आपको कि सी है, लेकिन कैसे है वो भी आपको बता दूँ कि जो आपका फॉर्मूला क्या होता है, f माइनस, अब सेंटीग्रेड वाला है तो छोड़ दो, वैसे तो TC/5 बराबर f माइनस 32/9 बराबर केल्विन माइनस 273 बटे आपका कितना होता है 273/5, ठीक है। अब इसमें हमें करना था, अब इसमें f और x की दोनों की वैल्यू हम x इक्वल रख देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग आपका जो आएगा वो 574 आएगा, ठीक है, 574.25। इसको आप कर लेना, बाकी अब नीड नहीं है। अगर क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो मुझे पता है कि अब आप कर दोगे, ऑप्शन लगभग 500 550 के अराउंड होता है, तो आप इसको देख लेना, ठीक है। और एक बात और बता दूं, जो बच्चे बहुत सारे, मुझे पता है जब मैं क्वेश्चन थोड़ा हाई लेवल ले लेता हूं, मॉडरेट क्वेश्चन ले लेता हूं, तो बहुत सारे बच्चे जिनसे नहीं हो पा रहा होता है, जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते हैं, वो सोचने लगते हैं कि ये लेवल एयरफोर्स का नहीं है।
ट्रस्ट मी गाइज, मैं पेपर कई बार दे चुका हूँ। आपका 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप देख के ही क्लिक करोगे अगर आपकी तैयारी अच्छी है। मैं हर बार कहता हूँ, फिर कहता हूँ, असली लड़ाई उन 10 क्वेश्चन में होती है। वही 10 क्वेश्चन आपके डिटरमाइन करते हैं, वही चीज़ें इंश्योर करेंगी कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, आपका नाम मेरिट में आएगा कि नहीं आएगा। इसलिए अगर आपने इस वीक वाले जितने मैंने क्वेश्चन कराए हैं उसकी प्लेलिस्ट अच्छे से नहीं देखी है तो प्लीज़ गो थ्रू टिल योर एग्ज़ाम, क्योंकि वो चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेंगी। अब देखो, किसी टेम्परेचर पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के वर्ग माध्य मूल VRMS का रेशियो हमें फाइंड करना है। बहुत बार बताया होगा मैंने कि VRMS जो होता है उसके एटॉमिक मास के स्क्वायर के वर्गमूल के मतलब व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अगर ये चीज़ पता थी तो अब ये भी पता हो कि ऊपर हमें लिखना है। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन वाला ऊपर लिखो क्योंकि इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हाइड्रोजन का होता है 2। ठीक है, ऑक्सीजन का नीचे लिखो, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 32। इनको कट किया तो 1/16 आया। 1/16 हमारा जब उससे बाहर आएगा किससे, वर्गमूल से, तो कितना आएगा 1:4। और 1:4 हमारा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, डी ऑप्शन दिख रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या। अब बहुत बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन हो सकती है कि सी लगाएं कि डी लगाएं। अब एक बात तो ऑक्सीजन पहले है और व्युत्क्रमानुपाती होता है मतलब ऑक्सीजन का एटॉमिक मास बड़ा है, इसका मतलब वर्गमात्र मूल चाल कम होगी। तो वर्गमात्र मूल चाल कम होती मतलब 4 आगे नहीं आ सकता, 4 पीछे ही आएगा। ठीक है, एस के प्रेशर और एकांक मतलब यूनिट वॉल्यूम की जो एवरेज एनर्जी होगी उसमें रिलेशन जो होता है P = 2/3E। इस फैक्ट को आप याद रख पाओ तो बहुत अच्छा है। बाकी ये क्वेश्चन भी नेवी के एग्जाम में अभी पूछा गया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रम होते हैं उनकी अनुप्रस्थ प्रकृति सिद्ध जो उनका ये पूछा गया था, उनका नेचर कैसा होता है। ऑप्शन था अनुप्रस्थ होता है, अनुदैर्ध्य होता था, लेकिन इसमें थोड़ा घुमा दिया क्वेश्चन कि किससे उसकी पुष्टि होती है। तो पोलराइजेशन ध्रुवण से उसकी प्रकृति जो है सिद्ध होती है, प्रूव होती है। किससे, पोलराइजेशन से। पार्टिकल ईस्ट की तरफ, पूर्व की तरफ 5 मीटर/सेकंड के वेलोसिटी से चलता है। ठीक है, मैं अगर ऐसे बना लूँ तो यहाँ पे ईस्ट होता है, इधर साइड वेस्ट होता है, ऊपर नॉर्थ होता है और नीचे साउथ होता है। तो ईस्ट की तरफ वो 5 मीटर, यहाँ पे उसकी वेलोसिटी है 5 मीटर/सेकंड। ठीक है, फिर क्या करता है वो 10 सेकंड के बाद उसकी डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ हो जाती है, उत्तर की तरफ हो जाती है। यहाँ कहीं 10 सेकंड चलने के बाद फिर अब की बार जो V2 होगा, वेलोसिटी दूसरी होगी, उसकी डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ होगी। ठीक है, तो तथा वेलोसिटी वेग वही रहता है। ठीक है, यानी कि अब की बार भी 5 मीटर/सेकंड से ही चल रहा है। तो उस पार्टिकल का एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है। एवरेज त्वरण, औसत त्वरण। औसत त्वरण क्या होता है, एवरेज एक्सेलरेशन होता है ΔA, जो क्या होता है V2 - V1 मतलब चेंज इन आपका वेलोसिटी बटे चेंज इन टाइम। ठीक है, चेंज इन टाइम तो पूरा 10 सेकंड, कितना सेकंड है 10 सेकंड, तो समय नीचे तो 10 हो गया। यानी कि ये चीज़ें अफेक्ट करेंगी वेलोसिटी में चेंज किस तरह से हुआ। तो इधर आई कैप था, ऊपर गया मतलब जे कैप हो गया। ठीक है, अब मैं लिखना चाहूँ अगर V2 - V1 तो V2 - V1 बटे चेंज इन वेलोसिटी बटे कितने टाइम में, वो 10 सेकंड इसका चेंज है। तो वही तो ये आपका एवरेज आपका क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा, औसत त्वरण। तो अब एक बात बताओ, 5 मीटर था लेकिन ये 5 जे हो गया होगा, 5 जे हो गया होगा ऊपर चलने वाला। ठीक है, नॉर्थ, जब वो नॉर्थ की तरफ जाएगा और इनिशियली किस तरफ चल रहा था, आई कैप की डायरेक्शन में इधर चल रहा था एक्स की, तो वो उसका मैग्नीट्यूड 5 था और डायरेक्शन आई कैप थी। ठीक है, बटे 10, यही तो है पूरा सिस्टम। अगर हम 5 कॉमन ले लें तो ये क्या आ जाएगा, जे कैप माइनस आई कैप, क्या आ जाएगा जे कैप माइनस आई कैप बटे 10। 5 और 10 1/2 से कट गया, 1/2 आ गया। अब मेरा फाइनली, अब बहुत आपको ये प्रॉब्लम हो रही होगी, बार बार हटा देते हैं 1/2, कभी कभी ऐसा हो जाता है। जे माइनस आई, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर से आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड कितना, इसकी जगह पे हम अंडर रूट 2 लिख सकते हैं, यानी कि अंडर रूट 2। अब देखो अंडर रूट 2/2 आया फाइनली। अब इसको और सिंप्लीफाई करें तो रूट 2 से ऊपर और रूट 2 से नीचे गुणा करेंगे तो ऊपर तो 2 बन जाएगा, जो कि हमारा ये 2 काट देगा, यानी कि 1/2 आया मीटर/सेकंड²। क्या आया, एक्सेलरेशन। ठीक है, एवरेज एक्सेलरेशन। लेकिन इसकी डायरेक्शन, अब एक बात बताओ, अब इधर क्या था इसका, ये पहले इस डायरेक्शन में था, ये डायरेक्शन था, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, इसमें होगा रिजल्ट। मेरी बात समझ रहे हो, तो ये डायरेक्शन कौन सी है, ये आपका है क्या, ईस्ट ये है, वेस्ट ये होता है, नॉर्थ ऊपर होता है, साउथ ये होता है। तो डायरेक्शन ये है, तो ये कौन सी हो गई, नॉर्थ वेस्ट हो गई। तो नॉर्थ वेस्ट वाला कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, नॉर्थ वेस्ट वाला हमें एक ही ऑप्शन दिख रहा है जो कि बी है।
ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एक बात बताऊँ मैं आप लोगों को कि सभी लोग पढ़ रहे हो, ये टेंशन है भाई सिलेक्शन इस बार होगा कि नहीं होगा, बहुत पढ़ लिया, इस तरह के क्वेश्चन कर लिए, उस तरह के क्वेश्चन कर लिए। फर्स्ट थिंग कि जो सबसे पहले स्टार्टिंग में कहता हूँ कि आज के क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, आप अपने आप को एवेल्युएट कर पाओगे कि हम कितने पानी में हैं। तो इट डज नॉट मीन कि जो बच्चा आज के सभी क्वेश्चन, सपोज एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाया, उसने आज 0 मार्क्स आए उसके, तो वो डिमोटिवेट बिल्कुल भी ना होए कि वो एग्जाम में नहीं कर पाएगा परफॉर्मेंस। तो डिमोटिवेट वो इसलिए ना हो क्योंकि एग्ज़ाम में अगर कुछ, अब मैं हमेशा कहता हूँ कि कुछ चीज़ें कभी आपका ये निर्धारित नहीं कर सकती कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। हाँ, एक वो होता है कि अपने आप को एक परीक्षण, निरीक्षण कुछ भी कह सकते हो। बाकी अगर आपने पूरी साल मेहनत करी होगी, भले ही ये 5 क्वेश्चन नहीं कर पाए, 10 क्वेश्चन नहीं कर पाए, अगर आपने मेहनत करी है, आपको पता है कोणीय त्वरण की विमा वो पूछता है, आप T-2 लिख देते हो बिना कुछ सोचे, अगर आपको पता है प्रेरकत्व की विमा क्या होती है, अगर ये आपके सारे फैक्ट, डायमेंशनल फॉर्मूले या जो भी कहाँ पे फेज डिफरेंस कितना होता है, ये छोटे छोटे फैक्ट जो कि हमने सभी करा दिए हैं, अगर आपने मेहनत करी है। और एक बात और बताऊं, अभी मान लो इन बचे हुए दिनों में आप फिजिक्स के लिए 2-2 घंटे रोज टाइम देते हो, 2 घंटे में आप 2x स्पीड पे मेरे 5 से 6 वीडियो देखोगे। तो अगर आप अभी इन बचे हुए दिनों में 5 से 6 वीडियो रोज देखते हो, तो भाई मैं गारंटी ले रहा हूँ, अभी की इस टाइम भी गारंटी ले रहा हूँ, आप मेरे कुछ अभी लेटेस्ट वीडियो अगर देखना शुरू कर देते हो ना, तब भी आप फिजिक्स में बहुत अच्छे मार्क्स लाओगे, क्योंकि मैं क्वेश्चन वो करा रहा हूँ जो बिल्कुल हाई चांसेस रखते हैं आपके परीक्षा में आने के। अभी इस वीडियो को मैं यहीं रोक रहा हूँ, बाकी इसलिए क्योंकि लेंथ थोड़ा मतलब ऐसा रखना है जो आप बोर भी ना हो। मैं कोशिश करूँगा आज शाम को भी 20 मिनट का एक और लगभग 10-15 क्वेश्चन और अच्छे से आपको कराने की, और ऐसे ही ये कोशिश करता रहूँगा। अब मेरा थोड़ा तबीयत ठीक होने लगी है, तो 2 वीडियो, अब कोशिश करूँगा 3 वीडियो भी हो जाएंगे, तो ये भी पॉसिबल है। बाकी बस आप अप्रिशिएट करो, बस आप प्यार दो, लाइक कर दिया करो, एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दिया करो, कुछ गलत हो गया हो तो उसको बता दिया करो। बाकी बस आप लोगों का अप्रिसिएशन ही है जो 36,000 का एक नंबर बना पाया है। वैसे नंबर मैटर मेरे लिए नहीं करते हैं, लेकिन बस इसी तरह से स्मॉल मिलाते जाएंगे, लार्ज बनाते जाएंगे, बस आप लोग मदद करते रहें।